संतरे ले लो, मीठे मीठे संतरे। 10 रुपए का एक संतरा है, 10 रुपए का एक। अरे 10 रुपए का एक संतरा, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। ऐसे में तो मैं सिर्फ एक ही संतरा ले पाऊंगा। चलो दूसरी दुकान में पता करते हैं, वहां पे शायद कम में संतरा मिल जाए। संतरे ले लो, संतरे 8 रुपए का एक संतरा ले लो। संतरे मीठे संतरे, 8 रुपए का एक संतरा। अरे वाह, यहाँ पे तो 8 रुपए का एक संतरा मिल रहा है। अब तो मैं 2 संतरे खरीद सकता हूँ। चलो संतरे खरीदते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांशु है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, द लॉ ऑफ डिमांड। आज की इस वीडियो में हम मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होता है, द लॉ ऑफ डिमांड, इसको स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, एंड द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड इज एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? कोई भी कंज्यूमर जो कोई सामान, कोई कमोडिटी खरीदना चाहता है और खरीद पाता है एक पर्टिकुलर प्राइस में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरेशन में, तो हम उसे डिमांड कहते हैं। हम उसे कहते हैं कि उसने वो क्वांटिटी डिमांड की है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि निहाल सबसे पहले जब ऑरेंजेस के प्राइस 10 रुपीज थे तो वो उन ऑरेंजेस को नहीं खरीद पा रहा था। ही वॉज विलिंग टू बाय द ऑरेंजेस, वो संतरे खरीदने के लिए इच्छुक था, वो संतरे खरीदना चाहता था, पर वो ऑरेंजेस, वो संतरे नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि वो 10 रुपए का एक संतरा था जो कि उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही संतरे के प्राइजेस 8 रुपए हुए तब उसने सोचा कि क्यों ना और ज्यादा ऑरेंजेस खरीद लिए जाएं। राइट, तो प्राइजेस कम होने के बाद वो ज्यादा ऑरेंजेस खरीद पा रहा था। ऐसे में एक पर्टिकुलर प्राइस यानी कि 8 रुपए में वो 2 ऑरेंजेस खरीद पाता है, यानी कि हम इसे इकोनॉमिक्स में कहेंगे कि वो 2 ऑरेंजेस की डिमांड करता है। तो डिमांड क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड इज एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। है ना? कोई भी कंज्यूमर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरेशन में कितनी, एक पर्टिकुलर प्राइस में कितनी चीजें खरीद पाता है, ठीक है ना? वो विलिंग भी है और साथ में वो एबल भी होना चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए, तब उसे हम कहेंगे डिमांड। नाउ डिमांड कैन बी बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड। जब कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करता है, जब कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कोई चीज खरीदना चाहता है और खरीद पाता है एक पर्टिकुलर प्राइस में किसी भी कमोडिटी को, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। वही मार्केट डिमांड क्या है? जब इकट्ठा बहुत सारे कंज्यूमर्स की जब हम बात कर रहे हैं, जब बहुत सारे कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर प्राइस में किसी कमोडिटी को खरीद पाते हैं और खरीदना चाहते हैं, तो उसे हम मार्केट डिमांड कहेंगे। तो डिमांड can be basically of 2 types, individual demand and the market demand. अब इसे में हम आते हैं the law of demand. The next topic is the law of demand. The law of demand states that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded, keeping other factors constant. इसका क्या मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो वो वाला घट जाएगा। राइट, लेकिन इसमें हमें बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। तो अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, किसी चीज के प्राइस बढ़ जाता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, लोग उसकी कम डिमांड करेंगे। राइट, लेकिन अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस घट जाते हैं तो उसकी ज्यादा डिमांड होगी। राइट, लेकिन हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। जैसे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कंज्यूमर को अब क्या कहते हैं, आइसक्रीम के प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन कंज्यूमर का मन है कि उसे बटर स्कॉच आइसक्रीम ही खाना है। राइट, तब बटर स्कॉच आइसक्रीम के प्राइसेस बढ़े होने के बावजूद भी वो बटर स्कॉच आइसक्रीम की डिमांड करेगा।
राइट। तो ऐसे में तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमें ये मान के चलना है कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर्स के, वो अभी कांस्टेंट है। अभी हम जेनरिक व्यू ही ले रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, है ना, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? द लॉ ऑफ डिमांड इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। इसी को हम स्केड्यूल के जरिए समझते हैं। हेयर इज द स्केड्यूल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये स्केड्यूल वही इंट्रोडक्शन, जो वीडियो के इंट्रोडक्शन में दिया गया था, उसे से रिलेट करता है। जब ऑरेंजेस के प्राइसेस 10 रुपीज थे तो कितनी ऑरेंजेस की डिमांड की गई? 1। जब ऑरेंजेस के प्राइसेस 8 हो गए, यानी कि प्राइसेस कम हुए, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, 2 हो गया। और अगर ऑरेंजेस के प्राइसेस और कम हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस घट रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, राइट। तो प्राइसेस 10 से 8 हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 1 से 2 हुई, है ना। आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा कि जब ऑरेंजेस 10 रुपीज के थे तो निहाल सिर्फ एक ही ऑरेंज खरीद पा रहा था, या वो खरीदना चाहता था। लेकिन जब ऑरेंजेस 8 रुपए के मिलने लगे तब उसने 2 ऑरेंजेस की डिमांड की, राइट। ये है स्केड्यूल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, कि डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसा कि स्केड्यूल में था, जब प्राइस 10 थे तब क्वांटिटी डिमांडेड 1, जब प्राइस 8 हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड 2, जब प्राइस 6 हुए तब क्वांटिटी डिमांडेड 3। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इसीलिए जो डिमांड कर्व आपको दिख रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहा है। तो कैसा स्लोप है डिमांड कर्व का? डाउनवर्ड स्लोप, है ना, क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस अगर घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, एंड वाइस वर्सा। इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो स्लोप भी डाउनवर्ड कर रहा है। So this is the diagrammatic explanation of the law of demand or the graphical representation of the law of demand, right? अब लेकिन हर बार द लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो हर सिचुएशन में, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। तो इस लॉ के भी ना सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, हो सकते हैं इस लॉ ऑफ डिमांड के? सबसे पहला एक्सेप्शन, स्टेटस सिंबल गुड्स या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन या आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई गुड प्रेस्टीज से रिलेटेड है, कोई कमोडिटी प्रेस्टीज से रिलेटेड है, स्टेटस से रिलेटेड है, जो सोसाइटी में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये जो कमोडिटी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत प्रेशियस है एंड स्टेटस की है, तब ऐसे में उस कमोडिटी के प्राइसेस ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग उसकी डिमांड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील या स्टेटस सिंबल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग उसकी डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द प्राइस ऑफ डायमंड। डायमंड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जो उसके प्राइसेस ज्यादा होने के बावजूद भी उसकी डिमांड की जाती है, बिकॉज इट इज अ स्टेटस सिंबल गुड, राइट। गोल्ड इवन क्या कहते हैं, उसके प्राइसेस भी ज्यादा होने के बावजूद देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जो उसकी डिमांड करते हैं। तो it is an exception to the law of demand, the status symbol goods or the goods of ostentation. The second category, the second exception to this law of demand is the fear of shortage. Now, the second exception to this law of demand is the fear of shortage in the near future. अगर बाय चांस कंज्यूमर्स को पता चलता है या कंज्यूमर्स को इस चीज़ का स्पेकुलेशन होता है कि फ्यूचर में प्राइसेस किसी कमोडिटी के बढ़ने वाले हैं, तो आज उसे कंज्यूमर्स ज्यादा खरीदने लगते हैं। आज भी प्राइसेस कम नहीं है, आज भी प्राइसेस ज्यादा ही हैं, लेकिन अगर कंज्यूमर्स को पता चलता है कि इसके प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने वाले फ्यूचर में,
तो वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं आज प्रेजेंट टाइम में भी, करंट सिनारियो में भी। फॉर एग्जाम्पल कोई किलामिटी आ रही है या कोई वॉर या किसी और रीजंस की वजह से अगर फूड की या किसी और एसेंशियल आइटम्स की शॉर्टेज हो जाती है, तो ऐसे में कंज्यूमर्स करंट सिनारियो में ज़्यादा खरीद के रखते हैं, ये स्पेकुलेशन करके कि फ्यूचर में शायद प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फियर ऑफ शॉर्टेज इज अनदर एक्सेप्शन टू दिस लॉ ऑफ डिमांड. The third category or the third exception to this law of demand is that the third category or the third exception to this law of demand is the Giffen goods. Now, these are special inferior goods. Now, what are Giffen goods? So, Giffen goods जो है ना, ये कुछ ऐसे special inferior goods होते हैं जिनकी ना प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी उसकी डिमांड भी बढ़ती है, उसकी डिमांड कम नहीं होती है, उसकी डिमांड बढ़ती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को एक्चुअली फॉलो नहीं करता है। एक्चुअली ये जो गिफन गुड्स का कंसेप्ट है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रॉबर्ट गिफन, और 19th सेंचुरी में ये पाया गया था कि ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी जो लो पेड वर्कर्स थे वो उन वो ब्रेड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये तो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। ब्रेड के प्राइसेस ज़्यादा होने के बावजूद भी क्यों लोग उसे खरीद रहे हैं? 19th सेंचुरी में ये देखा गया कि लोग मीट और बाकी सब आइटम्स कम कंज्यूम करने लग रहे हैं, लेकिन ब्रेड वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सिंस इट वॉज वेरी एसेंशियल फॉर देम, राइट। तो ऐसा बहुत सारी कमोडिटीज के साथ आज भी होता है, उनके प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी उनकी ज्यादा डिमांड की जाती है ना, जो कि एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। तो गिफन गुड्स, सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. So we have seen about the law of demand. The law of demand states that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded, keeping other factors constant. Then we have seen about the individual and the market demand. Then we have talked about the exceptions to the law of demand. Hope you like this video. Thank you so much for watching.